हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइनक्राफ्ट। इस चैनल पे हम अभी के लिए कॉमर्स से रिलेटेड क्लासेस करेंगे और अभी मैं एक कोर्स शुरू कर रहा हूँ जो यूजीसी नेट से रिलेटेड है। पूरा कॉमर्स का एक क्रैश कोर्स होगा, पर कोशिश करूँगा कि पूरा डिटेल्ड हो, आपको इससे हेल्प मिले। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से हम यूनिट शुरू कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, और इसमें हम डिटेल में जाएंगे। और इस चैनल पे क्या क्या पढ़ाया जाएगा अभी के लिए, तो वो यूजीसी नेट कॉमर्स, पीजीटी कॉमर्स 11th-12th और बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए से रिलेटेड क्लासेस इस पे कराई जाएंगी। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग हम करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स से, जो कि कॉमर्स का यूनिट 3 है। सबसे पहले हम इसका इकोनॉमिक्स का बेसिक समझेंगे और थोड़ा डिटेल पढ़ते हुए फिर हम कोर्स में और सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल्स की और सोसाइटी की, कि वो कैसे स्केर्स रिसोर्सेज को चूज़ करते हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, नेचर ने हमें जो रिसोर्सेज दिए हैं, या फिर जो हमें हमारे प्रीवियस जनरेशन ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, उसको हमें किस तरह यूज़ करना है वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे यूज़ करें वो हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, चूज़ क्यों करना पड़ता है वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। रीज़न यही है कि स्केर्स रिसोर्सेज हैं, चाहे कितनी भी इनकम हो, किसी की कितनी भी इनकम हो, वो लिमिटेड है वांट्स के सामने। हाँ, तो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस और सोसाइटी एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को टू मीट देयर नीड्स एंड वांट। अच्छा, सबकी अलग अलग नीड्स हो सकती हैं, सबकी अलग अलग नीड्स हो सकती हैं और सबकी अलग अलग वांट्स हो सकती हैं। इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल, बिजनेस या सोसाइटी रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। जो हमारे स्केर्स रिसोर्स हैं उनको एलोकेट करते हैं अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, नीड और वांट को पूरा करने के लिए। ठीक है, इट एग्जामिन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फोकसिंग ऑन डिसीजन मेकिंग अंडर कॉन्स्टेंट लाइक लिमिटेड रिसोर्स। हमारे पास क्या है, मनी लिमिटेड है, मटेरियल लिमिटेड है। तो चाहे हमें प्रोडक्शन करना हो, चाहे हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, कंजम्पशन करना हो गुड्स एंड सर्विसेज का, हमें डिसीज़न लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? वही आंसर है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं। स्केर्सिटी क्या है? स्केर्सिटी क्या है कि चाहे किसी कमोडिटी का प्राइस ज़ीरो हो, फिर भी क्या है, उसकी डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि चाहे किसी कमोडिटी का प्राइस इवन ज़ीरो हो, उसकी डिमांड क्या हो, उसकी सप्लाई से ज़्यादा रहेगी। सपोज यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, विल यू गेट एनीथिंग you want or any wish? Will you get anything at any time? You think it's depend on the resources like money, है ना। आपको लग रहा होगा कि मैं सबसे ज़्यादा रिच हूँ तो सारी चीज़ें मुझे, जो भी मैं चाहूँगा वो एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे मिल जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता। स्टिल, नो मैटर हाउ मच मनी और रिसोर्सेज वी हैव, हमारी वांट्स के आगे, हमारे विशेस के आगे वो जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। और उन्हीं की वो लिमिटेड हैं, इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें चॉइस करनी पड़ती है। और ये चॉइस ही क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, हमें उसको किसको वाइसली चूज़ करें वो हमें डिसीज़न लेना पड़ता है। चूजिंग वन ओवर अनदर इज़ अ प्रॉब्लम,
क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा दूसरी चीज़ को पाने के लिए, है ना। तो इसी को ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला जाता है, ठीक है। इसको हम जब पढ़ेंगे तो क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीज़न क्या है। पहला रीज़न है कि रिसोर्सेज हमारे पास स्केर्स हैं और उनके ऑल्टरनेट यूज़ हैं। अच्छा, हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स हैं, ठीक, वो हमें समझ आता है कि हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं और एक ही चीज़ को हम बहुत सारी तरह से यूज़ कर पाते हैं। अच्छा, देखा जाए तो सपोज़ एक कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं, अब उनको चूज़ करना पड़ता है कि वो डिफेंस में खर्चा करें या फिर कंजम्पशन के लिए, फूड के लिए खर्चा करें, ठीक है। तो उनको इसमें डिसीज़न लेना पड़ेगा कि, और उसी को ही वो डिवाइड करेंगे कि कितना डिफेंस में खर्चा करेंगे, कितना फूड पे खर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें इसमें डिसाइड करनी पड़ती है। ओके, सपोज़ आपके पास एक लैंड है, अब इस लैंड पे आप राइस का प्रोडक्शन भी कर सकते हो। इसी लैंड पे, सेम लैंड पे आप क्या कर सकते हो, एक अपना फार्म हाउस भी बना सकते हो। अब लैंड तो उतना ही है, तो अब आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। ये लैंड लिमिटेड है, इसीलिए रिसोर्सेज स्केर्स हो गए और आप इन दोनों में से एक को चूज़ करोगे। अगर आप राइस उगाने के लिए यूज़ करोगे तो आप फार्म हाउस को कैंसिल करोगे, और अगर आप फार्म हाउस को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो आप राइस को कैंसिल करोगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स हैं और ऑल्टरनेट उनके यूजेस हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। स्केर्सिटी और चॉइस, ये हम इसको अलग नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि स्केर्सिटी की वजह से ही हमें डिसीज़न लेना पड़ता है कि हम किस चीज़ पे खर्च करें, किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, किस चीज़ का कंजम्पशन करें, ठीक है। तो अगर हम कंज्यूमर लेवल पे, अपने लेवल पे हम देखेंगे तो हमारी, सपोज़ करो हमारी लिमिटेड इनकम है, तो हम क्या करेंगे, एलोकेशन ऑफ इनकम टू परचेज डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, हम उसमें एलोकेट करेंगे कि कितना सामान, कौन सा सामान कितना लाना है। सपोज़ एक घर में हम वीट भी यूज़ करते हैं, हम राइस भी यूज़ करते हैं, अब साथ में ही हम सारा तो ये नहीं कर सकते, हमें एजुकेशन पे भी खर्चा करना पड़ेगा, उसके लिए भी एक बजट बनाना पड़ेगा। और किस चीज़ पे आप खर्चा कर सकते हो, एंटरटेनमेंट पे भी खर्चा कर सकते हो, तो उसके लिए भी हमें एक बजट बनाना पड़ेगा कि कितना पैसा हम किस चीज़ पे लगाएं, प्लस हम उसके साथ सेविंग भी करेंगे कुछ, ठीक है ना, कुछ सेव भी करेंगे। तो हमें रीज़न क्या है, हम जिस चीज़ के, जिस कॉम्बिनेशन से हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हम उस चीज़ पे हम पहुंचना चाहते हैं। तो हमें डिसीज़न लेना पड़ता है कि किस चीज़ को हम परचेज़ करें और किस चीज़ को हम फॉरगो कर दें, छोड़ दें। अच्छा, ऐसे ही प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर लेवल पे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है वो लिमिटेड है, तो उसको भी अपने प्रोडक्शन को इस तरह करना पड़ेगा कि किस गुड्स में उसको प्रोडक्शन हो रहा है, किस गुड में उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस सर्विसेज को प्रोवाइड करने से उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ही अगर कम प्रॉफिटेबल है तो उसको वो छोड़ देंगे और जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है उस पर वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो उनका एम क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना, ठीक है। अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो सारे जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज़ किया जाए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक कंट्री के पास क्या होता है, रिसोर्सेज जो होते हैं, अब उनको डिसीजन लेना है कि वो डिफेंस में खर्च करें या फिर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पे खर्च करें या रिसर्च के लिए खर्च करें, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खर्च करें, ठीक है। तो अब उनको डिसीज़न लेना पड़ेगा क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं
और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू एक कंट्री वेलफेयर को मैक्सिमाइज करती। समझते हैं कि अगर कंज्यूमर लेवल पे देखा जाए तो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करना है, प्रोड्यूसर लेवल पे देखा जाए तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, नेशनल लेवल पे देखा जाए तो सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस क्या क्या हैं। तो वैसे तो कॉमर्स के सिलेबस में माइक्रो है, हम देखते हैं वैसे ब्रांचेस देखा जाए तो मतलब कॉमर्स जो यूजीसी में कॉमर्स में आता है उसमें माइक्रो का पार्ट है बहुत काफ़ी। तो हम कॉमर्स को उस एग्ज़ाम के फोकस करेंगे तो हम माइक्रो पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि ब्रांचेस इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं कंट्री के लेवल पे देखेंगे कि कितना एग्रीगेट आउटपुट आ रहा है, कितना एक जनरल प्राइसिंग क्या है। ठीक है, इसमें अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, जीडीपी ग्रोथ कितना है। ये पूरे नेशन का एक पिक्चर बताता है कि नेशन के जैसे अभी देख रहे हैं हम कि इकोनॉमी स्लो हो रखी है या इकोनॉमी अभी रिसेशन में जा रही है, तो वो ओवरऑल पूरा एक कंट्री के लेवल पे या फिर एक पूरे वर्ल्ड के लेवल पे भी जब हम करते हैं तो वो मैक्रो के उसमें आ जाएगा कि सारे हम उसके कंपोनेंट की स्टडी करेंगे। और अगर हम माइक्रो में देखें, माइक्रो क्या करता है, एक इंडिविजुअल फर्म की, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी करता है, उसके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसकी स्टडी करता है, कैसे उस लेवल इंडिविजुअल लेवल पे प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन होता है, डिसाइड होता है। ठीक है, कैसे मार्केट फोर्स प्राइस को बढ़ाती हैं, मार्केट फोर्स प्राइस को घटाती हैं, वो सब हम उसमें पढ़ेंगे। हाँ, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि डिमांड कम है, प्राइस कम कर देंगे तो थोड़ा डिमांड बढ़ जाएगा, वो सब। तो इसमें क्या होगा कि हाउ प्राइस आर सेट एंड वाई यू बाय वन ब्रांड ओवर अनदर, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और भी डिमांड, सप्लाई, ये सब चीज़ें आपको पता है, ये मार्केट, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा फिर हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अलग अलग ऑथर ने अलग अलग डेफिनेशंस बताई हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है उनको। ये नाम है, याद कर लीजिएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन थे। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी आए हैं। इनका वर्क था द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दी जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी, कौन कौन से काम हम करते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, इसके थ्रू जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है। ठीक है, और एक नेशन का क्या एम होता है, नेशन का अगर वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनना चाहता है तो उसका मेन एम क्या होना चाहिए, वेल्थ मैक्सिमाइज करना, है ना। तो वेल्थ मैक्सिमाइज करने से वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनेगा। तो इन्होंने ये वेल्थ डेफिनेशन दी थी। He focused on the nature and cause of the wealth of nation, emphasizing how individuals pursue their self-interest, guided by the visible hand, contribute to societal wealth through production, trade, division of labor. तो हर एक इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करता है। ठीक है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी को वेल्थ गेन करने में। हाँ, और एक नेशन को स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसको वेल्थ गेन करनी पड़ेगी। तो एक इकोनॉमी का मेन एम क्या होना चाहिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आते हैं एल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने बोला कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो ठीक है पर उसके साथ और भी कुछ ज़रूरत है, दैट इज़ वेलफेयर। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया, अपनी एक बुक में बताया जिस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने बताया
इकोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेसेस ऑफ लाइफ। ठीक है, अब क्या है, हमें वेल्थ तो लेके चलना है, पर वेल्थ के साथ साथ वेलफेयर को भी मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, इन्होंने क्या, स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंड देयर मटेरियल वेलफेयर। ठीक है, इकोनॉमी इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल इनकम एंड इट्स यूज फॉर वेलफेयर। कलेक्टिव इनकम ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिल्ड वेल्थ ऑफ नेशन। कलेक्टिव इनकम मतलब टोटल मिला के जो हम इनकम लोग अर्न करते हैं उसको जब हम कंबाइन करते हैं तो एक नेशन की वेल्थ को हम देख सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ एक नेशन का गोल क्या होना चाहिए, टू इंक्रीज वेलफेयर, उसको वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, अच्छा, इस डेफिनेशन न्यू क्लासिकल डेफिनेशन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो हमें क्या क्या याद रखना है इसमें, एक तो वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी, अच्छा ये मैच द फॉलोइंग में आ जाता है ये, और इनके बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इट एग्जामिन्स दैट द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisite of well-being। ठीक है, तो वही चीज़ वो बोल रहे हैं कि वेल्थ भी चाहिए पर साथ के साथ हमें वेलफेयर भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है, नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं प्रोफेसर लिनियल चार्ल्स रॉबिन्स। इन्होंने इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दी है उसमें बताया, जिस डेफिनेशन को बोला जाता है स्केर्सिटी डेफिनेशन, अपनी एक बुक में द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, 1932 में ये बुक आई थी। अच्छा, ईयर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बुक का नाम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि स्केर्सिटी डेफिनेशन किसने दी थी, तो ऐसे आप ये नाम याद रखिएगा, चार्ल्स रॉबिन्स भी लिखा आता है। ओके, तो इन्होंने क्या बताया, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले स्केर्सिटी में पढ़ा था, स्केर्सिटी में कि हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं और उनके ऑल्टरनेट यूजेस हैं, है ना, और हमें क्या करना है। ओके, तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ चॉइस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केर्स मीन्स, मतलब वही चीज़ कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और उनके ऑल्टरनेट यूजेस हैं। ठीक है, हमारी वांट अनलिमिटेड हैं। ठीक है, अब अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो ऑलरेडी लिमिटेड हैं, और हमें ऐसे कॉम्बिनेशन कंबाइन करना है, ऐसे एफिशिएंटली चॉइस करनी है, या रिसोर्सेज को ऐसे एफिशिएंटली यूज़ करना है ताकि हमारे जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज़ हो सके। अगर प्रोडक्शन की बात करें, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो सके, नेशन लेवल पे वेलफेयर मैक्सिमाइज़ हो सके। तो इन्होंने क्या बोला कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, वांट को सेटिस्फाई करना है, और किसके थ्रू करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू करना है। तो एक ऐसे ऑप्टिमम यूज़ करना है जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो डेफिनेशन है वो पॉल ए सैमुअल्सन ने दी थी, ग्रोथ डेफिनेशन गिवन बाय पॉल ए सैमुअल्सन। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक में इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, ठीक है, इसमें क्या है, इन्होंने इकोनॉमिक्स की स्टडी करी है एज इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, इन्होंने बताया कि ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो अब क्या करना है, हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके हमने प्रोडक्शन करना है। तो एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, इकोनॉमी की ग्रोथ डिपेंड करेगी, किस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि हम प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, कंजम्पशन कैसे कर रहे हैं, है ना। हमने क्या करा, जो बेस्ट, चूज़ द बेस्ट एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अमंग ऑल्टरनेटिव, जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल थे उसमें से हमने बेस्ट और एफिशिएंट यूज़ करके जो ऑल्टरनेटिव जितने भी अवेलेबल थे उनमें से डिसाइड किया कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा।
ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि इन्होंने ग्रोथ की तरफ फोकस करा है कि ग्रोथ होगी जब हम एक एफिशिएंटली डिसाइड करेंगे, एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में, ठीक है। ऑप्टिमम यूज़ हमने करना ही है। तो अब उन सब का यूज़ करके हमें इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि एडम स्मिथ ने बताया वेल्थ इम्पॉर्टेंट है, अल्फ्रेड मार्शल ने बताया वेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है पर साथ में वेलफेयर भी, ठीक है। फिर उसके बाद चार्ल्स रॉबिन्स आए, उन्होंने बताया इकोनॉमी की स्टडी करी, स्केर्सिटी की डेफिनेशन देखे कि रिसोर्सेज स्केर्स हैं, हमारी वांट अनलिमिटेड हैं, तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे करना है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास ग्रोथ डेफिनेशन आई जिसमें ग्रोथ की तरफ फोकस किया गया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। बाय बाय, गुड बाय।